अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरे सब्जेक्ट से तो हटकर है, लेकिन आज मैं आपको हिस्ट्री के हवाले से कुछ बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो करंट अफेयर चल रहा है इसराइल और ईरान की वॉर का, तो आज का मेरा टॉपिक यही है। और आज मैं बात करूंगी कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो हैं वो क्या इसके पीछे रहे हैं। नाज़रीन, किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर होना एक दिन में नहीं होता, बल्कि इसे इसके पीछे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो पीछे काम बिहाइंड द सीन्स होती हैं, जो पीछे काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो कुछ ऐसा वाक़या रुनमा होता है। नाज़रीन, अब ईरान का और इसराइल के जो रिलेशंस थे वो हिस्ट्री में ऐसे नहीं थे। मतलब 70 की दहाई तक जो है वो इनके रिलेशनशिप्स अच्छे रहे हैं। जब 1948 में इसराइल की जो है वो रियासत क़याम में आई, यानी इसराइल जो है वो कायम हुआ, तो उस वक्त अरब दुनिया ने उसको कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा। वो इसराइल को अच्छा नहीं मानते थे। उस ज़माने में नाज़रीन सिर्फ एक कंट्री ऐसा था जिसने इसराइल को सपोर्ट किया, जिसने इसराइल के साथ अपने रवाबित रखे। बर्मला तो उसने इज़हार नहीं किया इस बात का, ठीक है, लेकिन अंदर खाते जो है उसने, मतलब जैसे आप कहते हैं कि जैसे कुछ तजारती रवाबित होते हैं, और उसने जो है वो इसराइल को जो है वो ऑयल भी बेचा। और वो कौन सा कंट्री था? वो कंट्री था ईरान। यानी ईरान ने इसराइल के साथ अपने अच्छे टर्म्स रखे 70 की दिहाई तक। इसराइल से भी कुछ इंजीनियर्स जो थे वो ईरान में आए, और ईरान ने भी जो है वो ऑयल जो है वो इसराइल को सेल किया। नाज़रीन, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जो कि लास्ट शहनशाह भी कहलाते हैं, रज़ा शाह पहलवी। रज़ा शाह पहलवी जो थे वो एक सेकुलर जहन के मालिक थे, ठीक है, और वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पर कोई इतना बिलीव नहीं करते थे, और उनको कोई भी उज़र नहीं था कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, या वो अमेरिका के साथ, या वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार ना करें, बल्कि उन्होंने उसके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए, और वो इसमें उन्होंने कोई भी जो है वो आड़ नहीं मानी। हुआ ये कि नाज़रीन, रज़ा शाह पहलवी की ऐसी बहुत सारे अक़दाम थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो एक लिबरल ज़हन के बंदे थे, जो कि ईरान में रहने वाले कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। ख़ास तौर पे जो मज़हबी हलके थे, जो प्योर रिलीजियस विजन के लोग थे, उनको जो है उसकी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात थे, रज़ा शाह पहलवी की पॉलिसी से। तो लोगों के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक रेवोल्यूशन पैदा होनी शुरू हुई। इस रेवोल्यूशन को बेदार करने में आयतुल्लाह ख़मेनी का जो है वो बहुत बड़ा रोल था। आयतुल्लाह ख़मेनी जो है वो एक प्योर रिलीजियस माइंडेड लीडर थे, लेकिन वो काफ़ी अरसा जिला वतन भी रहे, ठीक है। वो तकरीबन 1979 में 1979 में वो मुल्क वापस आए, और उस वक़्त जो है वो ईरान के लोगों के अंदर एक रूह बेदार हो चुकी थी। तो नाज़रीन, वो एक इनकलाब लेकर आए, यानी कि एक इस्लामिक इनकलाब लेकर जो है वो आयतुल्लाह ख़मेनी जो है वो आए। नाज़रीन, जब ये इनकलाब ईरान में आता है तो बरमला जो है वो आयतुल्लाह ख़मेनी इसराइल को रद्द करते हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और उन्होंने इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात अपने जो है वो ख़त्म करने शुरू किए। इस तरह यूएसए के साथ भी, यानी कि इसराइल के साथ भी और यूएसए के साथ भी जो है वो ईरान के ताल्लुकात इस इनकलाब के आने के बाद जो है वो कशीदा होने शुरू हो गए। इवन के नाज़रीन, जो आयतुल्लाह ख़मेनी थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को जो वो ईरान में लेकर आए, उसको सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो इस रेवोल्यूशन को शिया कम्युनिटी में, यानी कि ऐसे ममालिक जहाँ पे शिया कम्युनिटी ज़्यादा थी, जैसे कि इराक़ का भी इसमें नाम आता है, वहाँ तक वो लेकर गए। और उसी दौर में जो है कुछ मिलिट्री फोर्सेस को जो है वो ताकत मिली, जिसमें से एक नाम हिज़्बुल्लाह का भी है, ठीक है। यानी उसी वक़्त जो है हिज़्बुल्लाह जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हुई। नाज़रीन, इसकी वजह से जब ये स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हुई, क्योंकि उसका तो इसराइल के साथ बहुत बड़ा अख्तिलाफ़ था, जिसकी वजह से इसराइल ने तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया, और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। करते करते जो है
ایران کا بالکل کٹ آف ہو گیا اسرائیل کے ساتھ بھی اور یو ایس اے کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے جو ایران تھا وہ ایک آئسولیٹڈ ہو گیا ورلڈ میپ کے اوپر، ٹھیک ہے. کوئی ظاہر بات ہے اس کی خارجہ پالیسی تو جو ہے اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوئی اس سارے سلسلے میں. تو یہیں سے جو ہے یہ سلسلہ چلا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی آپس میں جو ہے وہ رائیولری آہستہ آہستہ جو ہے وہ جڑ پکڑتی گئی. ناظرین اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، پھر اس میں جو ہے کچھ پراکسی وارز ہیں، اس میں پھر ایران کا نیوکلر پروگرام بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی بعد میں جو ہے اس میں جو ہے وہ انٹر ہوتی چلی گئی، اور نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ آج جو ہے وہ اسرائیل نے ایران پر جو ہے وہ اٹیک کر لیا. بہرحال ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ کچھ محرکات ہوتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. ناظرین ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، یہ اسلامک ورلڈ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور آئندہ آنے والے فیوچر میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک سو کہ مسلمان اگر ابھی بھی سمجھیں گے نہیں اس بات کو، تو شاید بہت زیادہ حالات جو ہے وہ ٹف سے ٹف ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال ناظرین یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اگر آپ اس انفارمیشن کو لائک کریں گے یا آپ چاہیں گے تو میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گی جو کہ اسی کو لے کر میں چلوں گی کہ آگے جو ہے وہ کیا کیا فیکٹرز بنے اس ساری مطلب اس وار کے پیچھے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.